जय हिंद दोस्तों। सौर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आर्मी अग्निवीर की डेडिकेटेड जीके जीएस की जो हमारी 6000 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसी के नेक्स्ट सेशन को हम लोग देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्दी पहनने के लिए तैयार हो जाइए। इसके अलावा एसएससी जीडी, बैंकिंग, पुलिस और भी जितने वनडे एग्जाम है उन सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। आज का जो पहला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमिका सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत की मुख्य भूमिका सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? यहां पे ऑप्शन में देखें तो गौर माता, किबिथु, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा काल। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है, सबसे मुख्य भूमिका सबसे उत्तरी बिंदु है, वो कौन सा है? इंदिरा काल है। ये लद्दाख वाले क्षेत्र में पड़ता है। इसके अलावा गौर माता को देखें तो ये मुख्य भूमिका सबसे पश्चिमी बिंदु है। किबिथु में देखें, यह अरुणाचल प्रदेश में है, ये पूर्वी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट देखें, यदि दक्षिणतम बिंदु पूछा जाता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो वो इंदिरा पॉइंट है। और मुख्य भूमिका अंतिम बिंदु पूछा जाता है तो वो कैप केमोरिन, कन्याकुमारी है। इसको देख लेते हैं। नॉर्थ में इंदिरा काल है, लद्दाख वाले क्षेत्र में। पश्चिमी बिंदु इसका गौर माता है, सरकरी, गुजरात में पड़ता है। उत्तरी बिंदु कौन सा है? पूर्वी बिंदु किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में। और दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। और यदि दक्षिण बिंदु पूछता है, मुख्य बिंदु, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिण बिंदु, तो ये कन्याकुमारी, कैप केमोरिन है। तो ये सारे तत्वों को याद रखिए, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्नबिल त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ये अभी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, अभी हाल में भी मनाया गया है और त्योहारों से प्रश्न पूछे जाते हैं। हार्नबिल त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो किस राज्य का है? ऑप्शन में देखें तो नागालैंड, आसाम, केरल, महाराष्ट्र। तो किस राज्य का है? ये नागालैंड का है। नागालैंड का प्रसिद्ध त्योहार है। आसाम में बिहू मनाया जाता है। केरल की बात करें तो यहां पे ओणम मुख्य रूप से मनाया जाता है। महाराष्ट्र की बात करें तो गुड़ी पड़वा यहां का प्रमुख त्योहार है। कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के उत्सव और त्योहार को देख लेते हैं। हार्नबिल त्योहार जिसकी जो प्रश्न पूछा गया है, ये कहां पे है? नागालैंड में। केरल में ओणम, विशु, परिपली, गजमेला केरल में मनाया जाता है। उड़ीसा में बाली यात्रा, धानु यात्रा, नुयाखाई त्योहार, चैन यात्रा कहां पे? उड़ीसा में। मध्य प्रदेश में नमस्ते ओरछा महोत्सव, खजुराहो महोत्सव इत्यादि मध्य प्रदेश में। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में। बैसाखी कहां पे मनाया जाता है? तो ये पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में। संगाई उत्सव मणिपुर में। फगली हिमाचल प्रदेश में। पक्के पक्का हार्नबिल तमांग उत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में। और बिहू बिजीक कहां पे मनाया जाता है? तो आसाम में। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनको पोस्ट करके देख लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई? महत्वपूर्ण परियोजना है। नदी घाटी परियोजनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कौन सी नदी पर? ये सतलज नदी पर बनाई गई है। कौन सी नदी पर है भाखड़ा नांगल परियोजना? ये सतलज नदी पर बनाया गया है। कुछ महत्वपूर्ण और भी देख लेते हैं। सरदार सरोवर परियोजना ये किस नदी पर बनाया गया है? ये नर्मदा नदी पर। भाखड़ नांगल परियोजना जो प्रश्न में पूछा गया है, सतलज नदी पर। शिव समुद्रम परियोजना कहां पे बनाई गई है? तो कावेरी नदी पर। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर। हीराकुंड महानदी पर। चंबल नदी घाटी परियोजना ये चंबल नदी पर। टिहरी परियोजना ये किसमें है? भागीरथी पर। यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। और इडिक्कू परियोजना पेरियार केरल में। ये महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है, तो इनको भी याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी हॉकी से संबंध नहीं रखता है? यहां पे पूछा गया है हॉकी से संबंध नहीं रखने वाला कप और ट्रॉफी। तो यहां पे ऑप्शन में देखें, रंगास्वामी कप ये हॉकी से संबंध रखता है, तो ये तो गलत हो जाता है। सुल्तान अजलान शाह कप ये भी हॉकी से संबंध रखता है, तो ये भी गलत हो जाता है। बेटन कप ये भी हॉकी से संबंध रखता है, तो ये भी गलत हो जाता है। अमृत दीवान कप, ये अमृत दीवान कप किससे संबंध रखता है? तो बैडमिंटन से संबंध रखता है। तो यहां पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमृत दीवान कप, डी आंसर हो जाएगा। उसके अलावा रंगास्वामी कप, सुल्तान अजलान शाह कप और बेटन कप ये सभी हॉकी से संबंध रखते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो खेल से संबंधित कप और ट्रॉफी हैं उनको भी देख लेते हैं। फुटबॉल से संबंधित कौन सी है? डूरंड रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डीसीएम ट्रॉफी, बीसी राय ट्रॉफी, ये महत्वपूर्ण है, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। क्रिकेट से संबंधित कौन कौन सी हैं? तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी इत्यादि, ये सब किससे हैं? हॉकी, क्रिकेट से। हॉकी से
बेटन कप, रंगास्वामी कप, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू कप, सुल्तान अजलान शाह कप, सिंधिया गोल्ड कप इत्यादि किससे? हॉकी से। बास्केटबॉल बॉल में फीबा बास्केट विश्व कप, यूरो बास्केट, एनबीए, नेहरू कप, फेडरेशन कप इत्यादि बास्केटबॉल से है। गोल्फ में वॉकर कप, सर्किट कप, राइडर कप पूछा गया है कई बार, प्रिंस ऑफ वेल्स कप इत्यादि किससे है? गोल्फ से। बैडमिंटन से संबंधित कौन सी है? तो अमृत दीवान कप, नारंग कप, चड्ढा कप इत्यादि ये किससे? बैडमिंटन से। टेनिस से डेविस कप, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विलियमडन, यूएस ओपन इत्यादि टेनिस से। तो ये सारे के सारे देख लीजिए, किसी भी क्रिकेट और कोई भी कप या ट्रॉफी पूछा जा सकता है, किसी खेल से संबंधित कप या ट्रॉफी को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। सामाजिक न्याय की प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस किस व्यक्तित्व के नाम से जाना जाता है? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस किस व्यक्तित्व के नाम से जाना जाता है? यहां पे ऑप्शन में देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आदि शंकराचार्य, सरदार पटेल, संत रामानुजम। तो यहां पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय की प्रतिमा के नाम से भी जाना जाता है। आदि शंकराचार्य की बात करें तो इनकी प्रतिमा को किस नाम से जाना जाता है? तो स्टैचू ऑफ वननेस। सरदार पटेल की प्रतिमा की बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। और संत रामानुजाचार्य की बात करें तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जाना जाता है। तो इन सारे तत्वों को याद रखिए। इसके अलावा भी महत्वपूर्ण है, यहां पे देख लेते हैं, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आंध्र प्रदेश में स्थित है, 206 फीट ऊंची प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ वननेस ये आदि शंकराचार्य की है, मध्य प्रदेश में स्थित है, 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल गुजरात में स्थित है, 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है, सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये संत रामानुजाचार्य से संबंधित है। स्टैचू ऑफ पीस आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर से संबंधित है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये किससे संबंधित है? तो नाद प्रभु कैंपेगौड़ा से, कर्नाटक में स्थित है। और स्टैचू ऑफ बिलीफ भगवान शिव से संबंधित है, राजस्थान। तो ये सारे के सारे स्टैचू से संबंधित और उनके व्यक्तित्व उनके से संबंधित है, उन सारों को देख लीजिए। अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? नदियों के तट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पे देखें, स्वर्ण रेखा, नर्मदा, साबरमती, ताप्ती। तो किससे संबंधित है? अहमदाबाद जो शहर है ये साबरमती नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर? साबरमती के तट पर। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, गांधी जी को याद रखिए। कहां से संबंधित है ये अहमदाबाद शहर? ये साबरमती के तट पर स्थित है। इसके अलावा हैदराबाद किस नदी पे? तो ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। आगरा दिल्ली यमुना नदी पे। कानपुर पटना ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। गुवाहाटी डिब्रूगढ़ किस नदी पे? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर। नासिक गोदावरी नदी पर। श्रीनगर झेलम नदी पर स्थित है। जबलपुर भेड़ाघाट इत्यादि ये नर्मदा नदी पर स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी पे कौन सा शहर स्थित है? तो ये जमशेदपुर स्थित है। तो इस तरह से इनके प्रमुख प्रमुख जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो सारे लिखे हुए हैं, प्रमुख शहर और उनकी नदियों के नाम, तो उसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पूरब का मोती के नाम से किस देश को जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, पूरब का मोती, पल्स ऑफ ईस्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह श्रीलंका को जाना जाता है। श्रीलंका भारत के नीचे छोटा सा देश है श्रीलंका, जिसे पूरब का मोती के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी याद रखिए। बहरीन को किस नाम से जाना जाता है? तो मोतियों का द्वीप बहरीन को जाना जाता है। ब्राजील को सांपों का द्वीप, सांपों का देश बोला जाता है। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश बोला जाता है। तो इस तरह से इन तत्वों को भी याद रखिए। ये सारे महत्वपूर्ण जो बन सकते हैं उपनाम। मोतियों का द्वीप बहरीन को बोला जाता है। सांपों का देश किसे बोला जाता है? तो ब्राजील को। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को। चीनी का कटोरा किसे बोला जाता है? क्यूबा को। दुनिया की छत पामीर के पठार को। उगते हुए सूर्य, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। उगता हुआ सूर्य किससे? जापान से। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क। पवित्र भूमि जेरूसलम। मध्य रात्रि का सूर्य मिडनाइट ऑफ कंट्री कौन सा? नॉर्वे। और पूरब का मोती श्रीलंका। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए। भारत में राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र कितने वर्ष रखी गई है? राज्यसभा सदस्य बनने की जो न्यूनतम उम्र कितने वर्ष रखी गई है, प्रश्न पूछा गया है।
यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो 35 वर्ष, 35 वर्ष किसके लिए है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कितनी है? 35 वर्ष। 30 वर्ष कितनी है? तो राज्यसभा सदस्य और विधान परिषद के सदस्य, याद रखिए दोनों, राज्यसभा सदस्य जो प्रश्न में पूछा गया है और विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है। 25 वर्ष लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। तो इस तरह से इन तत्वों को भी याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये 35 वर्ष है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य बनने की कितनी न्यूनतम आयु है? 25 वर्ष है। और राज्यसभा सदस्य और विधान परिषद के सदस्य, इनकी बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष है। सारे इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 राज्यों के क्रम में जनसंख्या के घटते क्रम का सही क्रम क्या है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों की जनसंख्या के घटते क्रम में लिखना है, घटते क्रम में बताना है। तो यहां पे देखें, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज्यादा जो राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या कहां की है? उत्तर प्रदेश की है, तो यहां पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद महाराष्ट्र की, उसके बाद बिहार की और उसके बाद पश्चिम बंगाल की। तो यहां पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रदेशों में जनसंख्या किसकी? उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार और पश्चिम बंगाल। इस तरह से इसका घटते हुए क्रम है, तो ये याद रखिए। यहां पे देख लीजिए, उत्तर प्रदेश 16.49% की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है, महाराष्ट्र में 9.28% देश की जनसंख्या है, बिहार में 8.58 और पश्चिम बंगाल में 7.55% है। तो इसको याद रखिए। इसके अलावा न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य भी पूछा जा सकता है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, उसके बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। तो इसको भी याद रखिए, न्यूनतम में सिक्किम और अधिकतम में उत्तर प्रदेश। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये फैक्ट भी याद रखिए। उसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन सारे तत्वों को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के गठन जो होती है वो जुलाई 1946 के कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर किया गया था। तो यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ था, तो 1946 के कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर किया गया था। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीच? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, रूसो, अरस्तु, चार्ल्स डार्विन, प्लूटो। तो कौन है इसमें से? चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन जो है ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रूसो की महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो द्वारा लिखित है। अरस्तु की पॉलिटिक्स, प्लूटो की द रिपब्लिक। तो इनको भी याद रखिए। उसके अलावा कुछ भारत के लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया, ये किसकी रचित है? लाला लाजपत राय के। अरविंद घोष, वंदे मातरम। महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन। देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा इंडियन मिरर। जेम्स हिक्की द्वारा बंगाल गजट। राजेंद्र प्रसाद द्वारा सत्याग्रह एंड चंपारण, इंडिया डिवाइडेड। और स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्याग्रह प्रकाश। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन युद्धाभ्यास से संबंधित है। आस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य हुआ था? क्या नाम है? आस्ट्रा हिंद। किन किन देशों के मध्य हुआ था? तो ये आस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? भारत और ऑस्ट्रेलिया के। प्रमुख जो युद्धाभ्यास है उनको भी देख लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य कौन कौन से? आस्ट्रा हिंद, ऑस्टिन डेक्स, ये हुआ था। भारत और बांग्लादेश के मध्य संप्रति INBN कॉर्पोरेट टेबल टॉप पूर्व, ये किसके मध्य हुआ था? भारत और बांग्लादेश के मध्य। भारत और चीन के मध्य हाथों में हाथ, भारत और चीन के मध्य। भारत और फ्रांस, ये इंपॉर्टेंट है। शक्ति, वरुण, गरुण, ये किसके मध्य हुआ था? भारत और फ्रांस के मध्य।
इंडोनेशिया के मध्य, भारत और इंडोनेशिया के मध्य गरुण शक्ति, इंडो कॉर्पोरेट, भारत और जापान के मध्य जो हुआ था धर्म संरक्षक, जीमेक्स, ये भारत और जापान के मध्य, प्रबल दोस्ती भारत और कजाकिस्तान, और भारत और किर्गिस्तान के मध्य खंजर। तो ये सारे के सारे युद्धाभ्यास इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। यहां पे प्रश्न पूछा गया है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो यहां पे ऑप्शन में देखें, राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत का न्यायवादी, महान्यायवादी। तो राज्यसभा के सदस्य सभापति कौन होते हैं, ये उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं हमेशा। राज्यसभा की बात करें तो इसका वर्णन अनुच्छेद 80 में मिलता है, तो इसको याद रखिए। ये उच्च सदन होता है और एक स्थायी सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता और स्थायी सदन है और उच्च सदन है। इसके अलावा इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। इसमें 233 राज्यों से होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए। राज्यसभा सदस्य के बनने की जो न्यूनतम आयु होती है सदस्य बनने की, तो वो 30 वर्ष होती है, तो इसको भी याद रखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये बैग नहीं है, बाग है। हत्याकांड के दौरान किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने एक शांति सभा में शामिल हुए हजारों लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर गोलीबारी की थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। और उसी के विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही किस व्यक्तित्व ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर है। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पे हुआ था, ये अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अभी हमारे साइंस के प्रश्न शुरू हो रहे हैं, उनको देख लेते हैं। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो हैरी ब्रैली के द्वारा स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया गया था। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें निकिल, लोहा और क्रोमियम को मिला के बनाया जाता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो उपकरण और उनके खोज करता है उनको भी देख लेते हैं। टेलीविजन की खोज किसने की थी, तो जेएल बेयर्ड ने। बैरोमीटर की खोज किसने की थी, तो ई टार्सेली ने। वायुयान राइट बंधु। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ये ग्राहम बेल ने किया था। थर्मामीटर फ़ारेनहाइट ने। फाउंटेन पेन वाटरमैन ने। ट्रांसफार्मर फैराडे। क्रिस्कोग्राफ जेसी बोस। भाप इंजन जेम्स वाट। डायनेमो माइकल फैराडे। रेडियो मार्कोनी। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल। और दूरबीन गैलीलियो। तो ये सारे के सारे आविष्कारक और महत्वपूर्ण उपकरण हैं, उनको देख लीजिए। इसमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। वह तापमान क्या है जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर समान होता है। ऐसा कौन सा तापमान है जिसका पाठ्यांक जो होता है वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है, बराबर होता है। यहां पे ऑप्शन में देखें, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -34 डिग्री सेंटीग्रेड, -140 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है, तो इसको याद रखिए। ताप मापने के जो प्रमुख पैमाने इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो कौन कौन से हैं, सेंटीग्रेड पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, केल्विन पैमाना और ल्यूमर पैमाना, और उनके बीच जो संबंध होता है तो इसको भी याद रखिए। थर्मामीटर में आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जो थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है उसकी किस खूबी के कारण उसका प्रयोग किया जाता है, तो उच्च तरलता होती है, उच्च सघनता होती है, उच्च चालकता होती है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो यहां पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उच्च चालकता होती है। उच्च चालकता के कारण थर्मामीटर में आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है, ऊष्मा का सुचालक होता है और सभी तापों पर बराबर प्रसार करता है इत्यादि इसके महत्वपूर्ण जो गुण हैं, और उसी के कारण पारे का प्रयोग हम किस में करते हैं, थर्मामीटर में करते हैं। एक प्रकाश किरण प्रकाशीय तंतु में चलती है। जो प्रकाश किरण होती है प्रकाशीय तंतु में किस कारण चलती है, तो यहां पे ऑप्शन में देखें, अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो प्रकाश किरण होती है ये प्रकाशीय तंतु में किस कारण चलती है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चलती है।
यदि प्रश्न इस टाइप से पूछा जाए कि प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो इसको भी याद रखिए, दोनों तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। सूर्य और तारों से प्राप्त ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य और तारों से जो प्राप्त ऊर्जा और प्रकाश होता है उसका मुख्य स्रोत क्या है? यहां पे देखें, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ताप और ऊर्जा। तो क्या है? ये नाभिकीय संलयन है। सूर्य के अंदर छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़ा नाभिक बनाते हैं, वो नाभिकीय संलयन का कारण होते हैं और उसके कारण उनमें बहुत मात्रा में ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न होती है। तो यहां पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। सूर्य और तारों के जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, प्रकाश का जो मुख्य स्रोत होता है, वो क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? पदार्थ की जो मुख्य रूप से सामान्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। उसके अलावा 2 अवस्थाएं और होती हैं जो विशिष्ट अवस्था में होती हैं। उसमें चौथी अवस्था कौन सी होती है? तो प्लाज्मा। यहां पे चौथी अवस्था पूछा गया है, तो वो कौन सा है? प्लाज्मा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। इसके अलावा 5वीं अवस्था जो होती है वो क्या होती है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसको भी याद रखिए, चौथी अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा होती है और 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। तो इसको भी याद रखिए। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित होती है। यहां पे पूछा गया गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित होती है। तो सब्लिमेशन क्या होता है? तो सब्लिमेशन में होता है ठोस वस्तु सीधे गैस में परिवर्तित होती है, वो क्या होता है? सब्लिमेशन होता है। डिपोजिशन क्या होता है? गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित होती है। तो यहां पे पूछा गया क्वेश्चन है गैस सीधे ठोस वस्तु में, तो डिपोजिशन है। इसको निक्षेपण भी बोला जाता है, इसको भी याद रखिए, निक्षेपण, जिसको डिपोजिशन। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कंडेंसेशन क्या होता है? गैस सीधे द्रव में परिवर्तित होती है। और इवोपरेशन क्या होता है? द्रव सीधे गैस में परिवर्तित होती है। तो ये चारों को याद रखिए। यहां पे पूछा गया है गैस सीधे ठोस में परिवर्तित होती है, तो ये क्या है? डिपोजिशन, निक्षेपण। फोटोग्राफी में समानता प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? फोटोग्राफी में जो प्रयोग किया जाता है हाइपो नामक केमिकल, हाइपो नामक जो पदार्थ यूज किया जाता है, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट है। क्या नाम है उसका? सोडियम थायोसल्फेट। एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का कौन सा अयस्क है? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, बॉक्साइट, कॉपर पायराइट, हेमेटाइट, फ्लूओस्पार। तो कौन है इसमें? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो क्या है? बॉक्साइट है। कॉपर पायराइट किसका अयस्क है? तो ये कॉपर का अयस्क है। हेमेटाइट किसका है? तो ये लोहे का अयस्क है। और फ्लूओस्पार किसका है? तो ये कैल्शियम का। तो इसको भी याद रखिए। यहां पे पूछा गया है एल्यूमिनियम का अयस्क, तो एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? तो ये बॉक्साइट है। स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स किसमें होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो ये किसमें होते हैं? ये वसा में होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स किसमें होते हैं? वसा में होते हैं। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोशिका दीवार में पाई जाती है। कोशिका दीवार किसमें पाई जाती है? तो ये जो पादप कोशिका होती हैं, पादप कोशिका के चारों ओर कोशिका दीवार पाई जाती है। एक मजबूत झिल्ली कोशिका होती है, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका दीवार। तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पादप कोशिका। पादप कोशिका में कोशिका दीवार पाई जाती है। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुकूलन मतलब होता है दूध में वसा की मात्रा को मिलाया जाता है या उससे निकाला जाता है। तो इस अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्टैंडर्डिजेशन कहा जाता है। स्टैंडर्डिजेशन, या यहां पे यदि ये भी पूछा जाए मानकीकरण, इसको क्या बोला जाता है? मानकीकरण। तो ये भी याद रखिए, यदि मानकीकरण पूछा जाए तो ये भी राइट आंसर है, स्टैंडर्डिजेशन या मानकीकरण। मुंह में ही लार भोजन के वाले भाग को पचा देती है। मुंह में जो लार होती है वो भोजन के किस भाग को पचाती है? यहां पे देखें, विटामिन को पचाती है, प्रोटीन को पचाती है, स्टार्च को पचाती है, या वसा को पचाती है। तो मुंह में जो लार होती है उसमें कौन सा टाइलिन नामक एंजाइम होता है? इस नाम को भी याद रखिए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को क्या करता है? शर्करा में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से किसको पचाती है? ये स्टार्च को पचाती है। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। पालक पर्ण पालक की पत्तियों में भारी मात्रा में पाया जाता है। जो पालक की पत्ती होती है, जो पालक होता है खाने वाला पालक, उसकी पत्तियों में भारी मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन ए, आयरन, कैरोटीन, कैल्शियम।
तो इसमें क्या पाया जाता है, ये विटामिन आयरन पाया जाता है। लोहे की मात्रा पालक में बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए एनीमिया वगैरह के जो पेशेंट होते हैं उनको पालक खाने की सलाह दी जाती है, इसको याद रखिए। विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहां पे देखें बेरी, रिकेटस, स्कर्वी, जनन क्षमता में कमी। तो ये कौन सा है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। यहाँ पे कुछ अन्य विटामिनों को भी देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी वृद्धि का रुकना। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मसूड़े फूलना, स्कर्वी, अस्थियां कमजोर होना, जो विटामिन सी अभी पूछा गया है प्रश्न में। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो स्कार्बिकम। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, रिकेटस सूखा रोग, दांतों के रोग। विटामिन ई टोकोफेरॉल, जनन शक्ति का कम होना। विटामिन के फिलोक्विनोन, रुधिर स्राव का होना और ऐंठन इत्यादि इससे संबंधित है। तो इस तरह से याद रखिए, ये जो कमी से रोग है, इसमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। रतौंधी पूछा जा सकता है, स्कर्वी पूछा जा सकता है, रिकेटस पूछा जा सकता है, रुधिर स्राव का होना पूछा जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण है। ये आज हमारा साइंस का लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह से साइंस और जीके के हमने 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखे हैं। उसके अलावा अतिरिक्त फैक्टों को भी देखे हैं। चैनल पर नए हैं तो सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह की क्लास के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।